चीजें। पहले ये कि उसमें नेचर ऑफ सब्जेक्ट क्या है, दूसरा उस सब्जेक्ट का डिस्कोर्स क्या है, और थर्ड उसका सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जेंडर स्टडीज जिसको हम एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं सीएसएस में फॉर 100 मार्क्स, तो उसका नेचर क्या है, एक व्हाट इट रिक्वायर्स टू स्टडी द जेंडर स्टडीज, और इसको हमने पढ़ना कैसे। जो जेंडर स्टडीज है उसमें ये आप फर्स्ट लाइन में देखें, स्टडी ऑफ द जेंडर मैन वुमेन और ट्रांसजेंडर। जो जेंडर है उसमें सिर्फ हमने वुमेन के बारे में नहीं पढ़ना, हमने मेन के बारे में पढ़ना है, वुमेन के बारे में पढ़ना है, और ट्रांसजेंडर मतलब जो भी सोसाइटी में जितने भी लोग हैं उनके बारे में जो हमने स्टडी करनी है उस विद रिस्पेक्ट टू द सोसाइटी, उसको हमने जेंडर में पढ़ना है। और जो मेनली जो अगर हमने पढ़ना है ना उसको सोसाइटी से रिलेशन में पढ़ना है, तो हमने उसमें 3 चीजें देखनी है। एक ये कि राइट्स, मतलब एक मेन के राइट्स क्या हैं, वुमेन के राइट्स क्या हैं, जो बाकी कम्युनिटीज हैं उनके राइट्स क्या हैं, जिस तरह क्वेयर हैं या फिर ट्रांसजेंडर्स हैं तो उनके राइट्स क्या हैं। सेकंड पे है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमने ये देखना है कि जो सोसाइटी में लोग हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, मतलब उन्होंने किस दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना है और एक दूसरे के जो राइट्स हैं उनको पूरा करना है। और थर्ड पे हमने क्या देखना है कि रोल्स, इसमें हमने ये देखना है कि स्पेसिफिक रोल्स होते हैं जो कि वुमेन प्ले करती हैं और इन द सोसाइटी, और कुछ स्पेसिफिक रोल्स होते हैं जो कि मेन करते हैं इन द सोसाइटी। तो हमने वो रोल्स देखने हैं कि वो किस तरह के रोल्स हैं और कौन बंदा किस तरह का रोल जो है वो सोसाइटी में करता है। जिस तरह अगर हम देखें रिप्रोडक्टिव रोल है, रिप्रोडक्टिव रोल में क्या है कि वुमेन जो है they do the reproductive role, they bear the child and they carry on the human generation. इसके बाद प्रोडक्टिव रोल, इसमें हमने ये करना है, माइक्स बंद कर दें प्लीज। जो प्रोडक्टिव रोल है उसमें हमने कि जो प्रोडक्टिव रोल है उसमें इसको हम कह सकते हैं कि व्हाट दे आर प्रोड्यूसिंग फॉर द सोसाइटी टू द रन टू रन। इस तरह मेन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, फॉर एग्जांपल दे कमा के लाते हैं चीज़ें या फिर इंडस्ट्रीज में या फिर जिस तरह भी डिफरेंट रोल्स के थ्रू वो प्रोडक्टिव रोल करते हैं। और फिर आता है कम्युनिटी रोल्स, मतलब ये कि सोसाइटी में हम किस तरह बिहेव करते हैं, किस तरह एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप रखते हैं, तो वो सारा कुछ जो है वो कम्युनिटी रोल्स में आ जाता है। कम्युनिटी रोल्स जो हैं वो वुमेन भी करती हैं और मेन भी प्ले करते हैं, लेकिन जो रिप्रोडक्टिव रोल्स हैं वो वुमेन प्ले करती हैं, और जो प्रोडक्टिव रोल हैं वो असेंशली हम ये समझते हैं कि वो मेन ने करने हैं, लेकिन वो फिर हम जेंडर स्टडीज में देखेंगे कि उसको हमने किस तरह करना है। अच्छा, जेंडर स्टडीज का जो नेक्स्ट है वो ये है कि इक्वालिटी इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। जेंडर स्टडीज ये कहती है कि जो सोसाइटी है उसमें सारे लोग इक्वल हैं, तो उनको एक तरह की अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, एक तरह के रोल्स मिलने चाहिए, ताकि वो अपनी लाइफ जो है ना उसमें उनको जो भी अपॉर्चुनिटीज मिले उनको वो यूज कर लें, और उससे अपनी वो लाइफ की बेटरमेंट के लिए जो वो कर सकते हैं अकॉर्डिंग कैपेबिलिटी वो करें। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर और लेबर इन द सोसाइटी, और इसमें अब जेंडर स्टडीज जो है ये भी देखते हैं कि जो पावर है, मतलब जिस तरह आप एक हाउस होल्ड में देख लें, पावर जो मेन है वो पावरफुल पोजीशन पे हैं और वुमेन जो है वो सबऑर्डिनेट पे हैं, और वाइस वर्सा। और इसी तरह लेबर इन द सोसाइटी हमने कुछ जो काम है वो हमने स्पेसिफिक किए हुए हैं कि ये मेन ने करने, और कुछ जो काम है वो हमने स्पेसिफिक किए हुए हैं कि हाँ जी ये वुमेन ने प्ले करने हैं। कि मतलब जिस तरह हम कहते हैं कि इंजीनियर्स जो हैं वो मेन होंगे और जो डॉक्टर्स हैं ज़्यादातर वो वुमेन होंगी। इट्स जस्ट एन एग्जांपल। और फिर ये कि हमने जेंडर स्टडीज में ये भी देखना होता है कि जो अनइक्वल पोजीशन है सोसाइटी में वो हैं क्यों, मतलब जिस तरह हमने रोल्स जो हैं उनको डिफाइन कर लिया कि हाँ जी ये मेन के हैं या वुमेन के हैं, जिस तरह हमने पावर को डिफाइन कर लिया, जिस तरह हमने लेबर को डिफाइन कर लिया, तो ये जो सारी अनइक्वल पोजीशंस हैं इनका इनकी रीजन क्या है, इनके पीछे कौन सी वजह है जिसकी वजह से ये जो रोल्स हैं ये डिफाइन हुए हैं, या फिर ये जो पावर और लेबर हैं ये डिफाइन हुए हैं, इसकी वजह क्या है, हमने ये देखना है। ओके,
अच्छा, ये तो होगी नेचर ऑफ सब्जेक्ट। नेचर ऑफ सब्जेक्ट में हमने राइट्स, रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं उनको देखना है, मतलब जो भी मैन, वुमेन और ट्रांसजेंडर की राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रोल्स, उनको देखना है। आगे हमने ये देखना होता है कि डिस्कोर्स ऑफ द सब्जेक्ट क्या है। डिस्कोर्स ये होता है कि लाइक वो सब्जेक्ट जो है वो किस तरह का है और उसमें कौन सी लैंग्वेज हमने यूज करनी है, किस तरह की चीजें जो है वो हमने उसको फोर फ्रंट पे रखना है और किसको बैकग्राउंड में रखना है। ये चीजें जो है ये हम डिस्कोर्स में देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि ये लीगल डिस्कोर्स है तो उसमें हम लॉ की टर्म्स यूज करते हैं, आर्टिकल्स यूज करते हैं और इस तरह की चीजें। अगर हम कहें कि ये मेडिकल का डिस्कोर्स है तो उसमें हम मेडिसिन के और उसकी जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो यूज करते हैं। इसी तरह जो जेंडर स्टडीज है इसका डिस्कोर्स क्या है, इसमें हमने कौन सा लेंस लगाना है। इसमें हमने लेंस लगाना है कि डिमांड्स क्या है। डिमांड्स का मतलब ये है कि वुमेन जो है सोसाइटी में, या मेन है या ट्रांसजेंडर है, वो क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए सोसाइटी में, उनकी डिमांड क्या है कि किस तरह सोसाइटी को हमने बेहतर करना है, उसके लिए वो क्या चाहते हैं। तो हमारा डिस्कोर्स ये होगा, हमने जो भी बात करनी है, जो भी क्वेश्चन करना है, उसमें हमने सबसे पहले ये देखना है कि अच्छा हम ये पढ़ रहे हैं तो इसमें ये जो पर्टिकुलर इशू है इसमें वुमेन की डिमांड्स क्या है, मेन की क्या है, ट्रांसजेंडर की क्या है, या किस सोसाइटी में जो भी है उनकी डिमांड्स क्या है एक्चुअल में। ठीक है, जब हमें नेचर और डिस्कोर्स का पता चल गया कि हाँ जी इसमें हमने मेन और वुमेन और ट्रांसजेंडर और कम्युनिटी की जो है डिमांड्स और पढ़नी है, डिमांड्स के हिसाब से देखना है, और उसमें हमने देखना क्या है, राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रोल। अब हम आते हैं कि जो CSS में एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट दिया हुआ है तो उसमें इसका सिलेबस क्या है। जब हम सिलेबस को थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेंगे उसके बाद मैं आपको पेपर पैटर्न बताऊंगी, ताकि आपको, पहले सिलेबस बताती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो ये वैसे 100 मार्क्स का पेपर आता है, उसमें 20 मार्क्स हैं MCQs के और 80 मार्क्स जो हैं वो हैं लॉन्ग क्वेश्चंस के। लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो 7 लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से 4 करने होते हैं और अक्सर जो है इसमें पार्ट्स नहीं बने होते। और जो MCQs आते हैं वो 20 मार्क्स के आते हैं, उनको 20 को सॉल्व करना होता है। ओके, अब हम मूव करते हैं सिलेबस पे। सबको समझ आ रही है? Yes. Okay, so I should move on to the syllabus. Yes, ma'am. Okay, इसमें सिलेबस जो है उसमें इसके तकरीबन 7-8 हेड्स हैं मेन। जिस तरह ये इंट्रोडक्शन टू जेंडर स्टडीज है, सोशल कंस्ट्रक्शन है, फेमिनिस्ट थ्योरीज एंड प्रैक्टिस है, फेमिनिस्ट हैं, जेंडर एंड डेवलपमेंट, स्टेटस ऑफ वुमेन एंड जेंडर एंड गवर्नेंस, जेंडर बेस्ड वायलेंस और केस स्टडीज। इसका बड़ा शॉर्ट सा सिलेबस है और जो सिलेबस के कंटेंट्स हैं वो आपस में जो है ना एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं। इसमें जेंडर स्टडीज़ का जो मेन फोकस आपका होना चाहिए ना वो ये है कि आपको जो कंसेप्ट्स हैं वो आपको क्लियर हों, उसके बाद आप ये सारी चीज़ें जो है ना ये सारी चीज़ें मिक्सअप होंगी, बल्कि मतलब आपको एक चीज़ का पता चल गया है, इसका सारा आपने अंडरस्टैंड कर लिया है, तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन हो तो उसमें वो सारा जो है ना वो इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। इसका सिलेबस ऐसा नहीं है कि अलग अलग चीज़ें हैं, सारी चीज़ें जो हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको हर जो हेड है उसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया दे देती हूँ, उसके बाद हम फिर फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे तो उसको डिटेल में पढ़ लेंगे। इसमें जो फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू जेंडर स्टडीज, इसमें हमने देखना है कि जेंडर स्टडीज होता क्या है। इसमें फिर एक और सब्जेक्ट है वुमेन स्टडीज, उसमें हमने देखना है कि वुमेन स्टडीज और जेंडर स्टडीज, हम लोग ज़्यादातर ये समझते हैं कि जो जेंडर स्टडीज है इट इज़ अबाउट द वुमेन, इट इज़ अबाउट द डिमांड्स, अबाउट द राइट्स ऑफ द रोल्स ऑफ द वुमेन, लेकिन ये ऐसा नहीं है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो हमने क्या देखना है कि वुमेन स्टडीज और जेंडर स्टडीज इनका आपस में डिफरेंस क्या है, और फिर ये कि इसकी मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ द जेंडर स्टडीज। इसमें यह है कि जेंडर स्टडीज जो है वो एक अलग सब्जेक्ट नहीं है, मतलब बिल्कुल एक आइसोलेटेड सब्जेक्ट नहीं है, इट इज इंटरकनेक्टेड विद द अदर सब्जेक्ट्स टू।
मतलब ये कि बाकी हर सब्जेक्ट में आप जाके देखते हैं कि उसमें वुमेन का रोल क्या है, उसमें वो कैसे वुमेन के रोल को एनालाइज करता है। जिस तरह आप बायो में देखें, हिस्ट्री में देखें, तो उसमें हमने देखना है कि इसकी ये मल्टी डिसिप्लिनरी कैसे है। फिर अटॉनमी वर्सेस इंटीग्रेशन डिबेट एक होती है जेंडर स्टडीज में। उसमें यह है कि जेंडर स्टडीज को अलग सब्जेक्ट होना चाहिए या फिर इसको बाकी जो डिसिप्लिन हैं उनके अंदर इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। और फिर स्टेटस ऑफ जेंडर स्टडीज इन पाकिस्तान। नेक्स्ट जो है वो सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर। इसमें हमने ये देखना है कि जो जेंडर है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड होता है या फिर बाय बर्थ होता है। जिसका मतलब ये है कि सोसाइटी जो है वो जेंडर जो है रोल्स जो राइट्स हैं उनको डिफाइन करती है या फिर बाय बर्थ ये ऐसे होते हैं। ठीक है। और आगे फेमिनिस्ट थेरीज और प्रैक्टिस है। ये तो हमने जो फेमिनिज्म की थेरीज हैं उनको पढ़ना है और उनको हमने ये देखना है कि अब किसी भी सोसाइटी में या पाकिस्तानी सोसाइटी में कर रहे हैं उनको हम कैसे हो रहे हैं, उनको कैसे लोग इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं प्रैक्टिस में और उनको हमने कैसे यूज करना है। और थेरीज हैं। उसके बाद पाकिस्तानी मूवमेंट्स हैं, ये फेमिनिस्ट मूवमेंट्स हैं, सॉरी। तो इसमें हमने क्या देखना है कि जो वो थेरीज हैं फेमिनिज्म की उनको यूज करके तो लोगों ने जो मूवमेंट्स राइट्स के लिए की हैं तो वो कौन कौन सी मूवमेंट्स हैं। इसमें फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, और इस पे काफी क्वेश्चन भी आते हैं। ओके, नेक्स्ट है जेंडर एंड डेवलपमेंट। इसमें हमने ये देखना है कि सोसाइटी में जो भी डेवलपमेंट हो रही है, जो भी प्रोग्रेस हो रही है, उसमें वुमेन का रोल क्या है या फिर जेंडर उसमें किस तरह इनकॉर्पोरेट हमने करनी है। उसमें हमने देखना है कि डेवलपमेंट में हमने वुमेन और मैन का रिलेशनशिप के डेवलपमेंट जब हो रही है तो उसमें वुमेन और मैन किस तरह रोल्स प्ले कर रहे हैं और किस तरह इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं। तो इसमें जेंडर एंड डेवलपमेंट में वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी भी है, आपको समझ आ रही होगी। नेक्स्ट है स्टेटस ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान। तो इसमें हमने ये देखना है कि वुमेन की हेल्थ के बारे में हमने पढ़ना है कि पाकिस्तान में उसके हॉस्पिटल्स, मैटरनिटी होम और उनके बारे में क्या, मतलब उनके क्या स्टेटस है और वो किस तरह उनको चलाया जा रहा है और किस तरह वो हैं। नेक्स्ट हमने एजुकेशन में देखना है कि फीमेल की एजुकेशन जो है वो किस तरह हो रही है और किस तरह होनी चाहिए, वो सारा कुछ जो इसमें हमने देखना है। इसी तरह एम्प्लॉयमेंट में, लॉ में, और वो हमने जो स्टेटस जो है ना रिस्पेक्ट टू पाकिस्तानी सोसाइटी, उसको हमने स्टडी करना है। नेक्स्ट है जेंडर एंड गवर्नेंस। इसमें ये है कि वुमेन जो है वो गवर्नमेंट में किस तरह पार्टिसिपेट कर सकती हैं या फिर उनका एज अ रोल जो है उनके इसमें हमने स्पेशली ये पढ़ना है कि जो इश्यूज हैं आ रहे हैं, जेंडर के इश्यूज जो आ रहे हैं, वुमेन को एज अ वोटर, एज अ कैंडिडेट, एज अ रिप्रेजेंटेटिव और एज अ और पॉलिटिकल कोटा जो हमने किया हुआ है पाकिस्तान में कि इतना 10% पॉलिटिकल कोटा इन द नेशनल असेंबली वो हमने वुमेन को देना है, तो उससे कोई फर्क पड़ रहा है वुमेन की पार्टिसिपेशन पे या नहीं, वो देखना है हमने। और इसके बाद नेक्स्ट है जेंडर बेस्ड वायलेंस। तो इसके बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि वायलेंस जो है वुमेन पे, जेंडर बेस्ड ये जो वायलेंस हो रहा है ये क्यों हो रहा है ये हमने देखनी है। और इसके थेरीज हैं कुछ जिसमें बताते हैं कि अगर कोई हो रहा है वायलेंस तो उसकी वजह क्या है और उसको कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, ये चीज़ें हमने देखनी है। उसके बाद कुछ केस स्टडीज़ हैं जिस तरह मुख्तारा माई की है, मलाला यूसुफजई की, शर्मीन उबैद चुनाए, आप लोगों ने शोरली नेम सुने होंगे। तो इनकी जो केस स्टडीज हैं उसके बारे में हमने पढ़ना है। आई थिंक सिलेबस का आपको एक आइडिया हो गया होगा। नेक्स्ट ये है कि इसमें जो FPSC है उसने सजेस्टेड रीडिंग्स जो है ना उसमें ये काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो इसमें से आपने सच कोई आपको लेने की या पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कुछ आर्टिकल्स हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं तो उनके बारे में मैं आपको बता दूंगी या फिर सेंड कर दूंगी, तो वो इसमें से आपने रीड कर लेने हैं। इसमें ज़्यादातर वही हैं जो पाकिस्तान में है ना जेंडर की सिचुएशन उस पर, तो उसके बारे में मैं आपको रिसर्च आर्टिकल्स जो इसमें है ना वो मैं आपको सेंड कर दूंगी, तो यू कैन हैव एन आइडिया कि इसको हमने किस तरह करना है। अब हमने जेंडर स्टडीज एज अ सब्जेक्ट जो है उसको हमने एक उसका ओवरव्यू देख लिया। अब हम ये देखते हैं कि CSS में किस तरह जेंडर स्टडीज जो है उसका सिलेबस, उसका जो पेपर है वो किस तरह आता है। तो एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, तो टोटल मार्क्स इसमें 100 हैं। MCQs जो हैं वो 20 मार्क्स के आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन 80 मार्क्स के होते हैं, 7 क्वेश्चन होते हैं।
उसमें से आपने 3 करने होते हैं, 4 करने होते हैं सॉरी, और 20-20 नंबर के वो होते हैं, 80 मार्क्स हो गए। तो अब इसमें क्या है कि जो है वो एक तो आप ये कि जब आप पढ़ेंगे इसको सब्जेक्ट को एज अ सब्जेक्टिव पार्ट को आप जब पढ़ेंगे तो उसमें आपके बहुत सारे एमसीक्यूज जो है ना वो कवर हो जाएंगे। मतलब आप सारी चीज़ों को जब अंडरस्टैंड करेंगे, पूरा सिलेबस पढ़ लेंगे, तो उसके बाद यू कैन हैव एन आइडिया कि उसमें से काफ़ी सारे एमसीक्यूज जो हैं वो कवर हो रहे हैं। इसमें एमसीक्यूज जो आते हैं ना वो मोस्टली आते हैं कि कुछ जो मेन ऑथर्स हैं, फेमिनिस्ट ऑथर्स जो हैं उनके बारे में पूछ लेते हैं, लाइक उन्होंने कौन सी बुक लिखी, वो भी फेमस बुक्स वगैरह उनके बारे में पूछ लेते हैं, या फिर जो वेव्स और मूवमेंट्स ऑफ फेमिनिज्म है उनके बारे में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो वो जब आप पूरा एक आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो उसके बारे में आपको आइडिया हो जाएगा। सेकेंडली ये है कि एमसीक्यूज के बारे में मैं आपको कुछ जो फाइल्स हैं वो साथ साथ शेयर करती रहूंगी, आप वो पढ़ लें तो फिर आपको आइडिया भी हो जाएगा कि किस तरह एमसीक्यूज आते हैं और उसको किस तरह अटेम्प्ट करते हैं। और नेक्स्ट जो है लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो मोस्टली 7 क्वेश्चन ही आते हैं, उसमें पार्ट्स जो हैं वो बहुत कम बने होते हैं। अगर कभी हो भी पार्ट्स बने भी हों तो वो जो लास्ट है ना केस स्टडीज जो मैंने आपको बताई हैं, तो उन केस स्टडीज पे 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, या फिर कभी कभी वो किसी मूवमेंट पे जो पाकिस्तान में है या फिर बाहर है तो उसके बारे में 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और एक वो दे देते हैं केस स्टडी उसके बारे में 10। तो लेकिन ये बहुत रेयर चांसेस होते हैं, ज्यादातर ये होता है कि 7 क्वेश्चन होते हैं 20 मार्क्स के, उसमें से 4 करने होते हैं, तो उसमें पार्ट्स नहीं होते। क्लियर? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? No, ma'am. नेक्स्ट मैं चलूं? ओके, तो हम नेक्स्ट अब ये देख लेते यस हैं हमने मैम। ओके, नेक्स्ट हमने इसमें क्या देखना है कि पेपर पैटर्न तो हमने सिलेबस भी देख लिया। अब हमने क्या देखना है कि जब हमने एक्चुअली एग्जाम में सेंटर में जाना है, वहां जाके बैठना है, तो हमने टाइम को मैनेज कैसे करना है। वो जो क्वेश्चन हमारे आने हैं वो 20 मार्क्स के एमसीक्यूज और वो 4 क्वेश्चन, उनको हमने करना कैसे है। तो उसके लिए आप पहली बात तो है कि आपको सारा कुछ आता हो, आपको अंडरस्टैंडिंग हो चीज़ों की। दूसरी बात ये कि आपने वहां जाके वो जो 3 घंटे हैं उनमें आपने कैसे जो है अटेम्प्ट करना है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो 3 घंटे होते हैं। एक तो ये कि आप बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं, दूसरा फिर टाइम भी जो है वो लिमिटेड होता है, उसमें ही आपको परफॉर्म करना होता है। तो इसके लिए मेरे ख्याल से बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है टाइम मैनेजमेंट। आप पहले सोच के जाएं कि हमने ये करना है और इतने टाइम पे करना है, तो यू कैन गुड बी गुड। तो इसमें हम टाइम मैनेजमेंट जो मेरे ख्याल से जो बेस्ट है वो मैंने लिखी है। तो इसमें क्या है कि एमसीक्यूज अगर जब आप जाते हैं उधर सेंटर में तो आप 10 मिनट पहले सेंटर चले जाएं। वो आपको शीट्स जो हैं वो पहले 5 मिनट पहले दे देते हैं, आपने मार्जिन लगा लेना है उस पर। इसके बाद क्या है कि पूरे 9 बजे आपको मिल जाएगा एमसीक्यू पेपर। तो एमसीक्यू पेपर के लिए वैसे तो आधा घंटा होता है, लेकिन आपने उस पर इतना टाइम नहीं लगाना। इसमें क्या है कि एमसीक्यूज या तो आपको आते होते हैं या फिर नहीं आते होते आपने, लेकिन ये है कि आपने सॉल्व सारे करने होते हैं, क्योंकि एफपीएससी जो है ना उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो आप उसमें से कुछ बस फ्लूक्स वगैरह वो कर सकते हैं। लेकिन ये कि आपने उसको अच्छी तरह से पढ़ना है और उस कोशिश करनी है कि उसके वो जो पहले 15 मिनट है ना उसमें उसको वो सारा जो है बबल फिल करने हैं जो आपने, वो आप कर लें। ठीक, अब हमारे पास जो है वो 9-15 हो गए, हमने एमसीक्यू जो है कर लिए। वो तकरीबन 5 या 10 मिनट के बाद जो है ना सब्जेक्टिव पेपर वो आपको दे देते हैं। तो इसमें आपने क्या करना है कि आपने मार्जिन भी लगा लिए हुए, अपने एमसीक्यू भी सॉल्व कर लिए। अब आपके पास टाइम है कि आपने लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा वो आपको जो सबसे अच्छा क्वेश्चन आता है आपने वो अटेम्प्ट करना है, मतलब जिसके बारे में आप श्योर हैं कि मुझे इसकी हेडिंग्स आती हैं, मुझे इसकी सारी चीज़ें याद हैं, मुझे इसके बारे में जो मैंने करने लिखने हैं वो मुझे आते हैं, लाइक यू कैन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेल। तो फिर आपने जो पहला क्वेश्चन है वो करना है। वो आप 9-15 पे जब आप पढ़ेंगे 5 मिनट आपको उसकी
सोचने में, उसको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में, उसकी आउटलाइन आपके माइंड में सोचने में 5 मिनट लगेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, बस लिखना स्टार्ट कर देना 9:55 तक। मतलब ये कि 40 मिनट्स होंगे आपके पास क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक। उसमें यह है कि 5 मिनट आपने सोच लेना है, उसको क्वेश्चन को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेना है, क्योंकि जब हम कुछ कोई पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो इसमें जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपको चीज़ें जो हैं वो आती हैं, वो तो आपको पता चल गया है कि हाँ जी मुझे ये क्वेश्चन आता है, इसके मैंने ये करना है। तो उसका आप ये करें कि आउटलाइन जो है वो आप अपने माइंड में सोच लें 5 मिनट में, और फिर अब जो नेक्स्ट 35 मिनट्स हैं उनमें आप वो क्वेश्चन जो है ना उसको अच्छी तरह हेडिंग्स बना के और रेफरेंसेस, और आपने डिफरेंट मार्कर्स का यूज करना है तो वो आप उसमें लिख लें। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो 10:35 तक हो जाए, 3 जो है वो 11:15 तक, और 4 जो है वो 55 तक। इसमें जो आपने रखनी है तरतीब वो ये रखनी है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपका जो सबसे बेस्ट आपको आता है, जो आपका सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन सॉरी, वो आपने वो करना है जो आपको सेकंड बेस्ट आता है। और जो थर्ड क्वेश्चन है वो जो आपको बिल्कुल आपको लग रहा है ना कि ये बहुत बुरा क्वेश्चन आता है, लेकिन बस पता नहीं इसमें ठीक नहीं समझ आ रही है कुछ भी, जो आपको वर्स्ट क्वेश्चन आपने करना है ना वो अपने थर्ड पे करना है। फिर जो फोर्थ क्वेश्चन करना है वो जो आपको थर्ड बेस्ट आता है ना वो अपने फोर्थ पे करना है। ओके, आई थिंक मैं जस्ट बोली जा रही हूँ, आपको समझ आ रही जी मैम। Yes, ma'am. Please continue. Yeah. है? कोई क्वेश्चन? जी मैम आ रही। Dear students, please be active in class and respond to the queries of your teacher. Thank you. नो क्वेश्चंस? कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई क्वेरी नहीं है? Yes, ma'am. So far it's clear, ma'am. ओके, तो अब हमने टाइम मैनेजमेंट भी देख लिया, पेपर पैटर्न भी, तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं बुक्स, और मतलब इसके लिए हमने वो सारा कुछ जो हमने सिलेबस कवर करना है उसको हमने कैसे कवर करना है, उसमें हमने पेपर पैटर्न भी देख लिया, उस पेपर को मैनेज कैसे करना है वो भी देख लिया। अब हम जो असल चीज़ है उस पर आते हैं जो हमने पढ़ना है। इसमें यह है बुक्स एंड नोट। बुक्स जो एफपीएससी ने रिकमेंड की हैं और जो इम्पोर्टेंट हैं उसके लिए, डिफरेंट जो इम्पोर्टेंट फेमिनिस्ट ऑथर्स की हैं, जो इम्पोर्टेंट बुक हैं जेंडर स्टडीज में समझी जाती, उसमें तो आपने ये करना है जो आई विल सजेस्ट। उसमें आपने ये करना है कि जो इम्पोर्टेंट बुक्स है ना उनकी आप जो बुक रिव्यू है वो देख लें। इससे आपको ये होगा कि जो ऑथर है उसके बारे में आइडिया हो जाएगा कि जो ऑथर वो है वो किस तरह क्या कहना चाह रही है, उसका स्टैंस क्या है, वो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। और बाकी ये कि आपके पास रेफरेंस मटेरियल आ जाएगा कि आप डिफरेंट ऑथर्स को कोट कर सकेंगे। जब आपने बुक रिव्यू पढ़ा होगा तो आपको यू विल हैव अ गुड आइडिया। तो वो तो मैं आपको साथ साथ जो है ना हर क्लास में एक दो बुक्स जो हैं वो आपको दे दूंगी, तो आपने उसका करना है, उसका थोड़ा सा रिव्यू पढ़ लें, फिर आप क्लास में शेयर करें, तो उससे क्या होगा कि आपको रेफरेंस मटेरियल जो है वो अच्छा मिल जाएगा। बाकी जो हमने कंसेप्ट के लिए क्लियर करने हैं और जो वैसे पढ़ना है उसके लिए क्या है कि नोट्स हैं सैयद हमाद हैदर के, हैं तो थोड़े पुराने लेकिन काफ़ी अच्छे वो डीप से हैं नोट्स, तो वो आप ले सकते हैं। उसके अलावा आप ये करें कि कोई भी गाइड बुक जो भी आपको मिलती है ना उससे वो ले लें। उससे ये होगा कि आपको आइडिया हो जाएगा कि उसमें हेडिंग्स वगैरह भी बनी होती हैं और वैसे भी आपको आइडिया हो सिलेबस के अकॉर्डिंग ये चीज़ें करनी है। जो एफपीएससी का रिकमेंडेड सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी गाइड बुक जो है वो ले लें। इसमें डिफरेंट मिलती हैं, नोआ की है और टाइम्स की और इस तरह की और भी काफ़ी सारी हैं, तो आप उसमें से कोई भी देख लें, जो भी आपको अच्छी लगती है आप वो ले लें। नेक्स्ट जो है ये जेंडर स्टडीज एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ये होता है कि आप जितना जो आपका आपने इसमें एक्चुअली और कुछ नहीं होता, इट्स नॉट लाइक अ साइंस सब्जेक्ट। तो इसमें होता है कि आप जितना अच्छा आर्गुमेंट अपना बिल्ड करेंगे उतना अच्छा जो है ना आपको मार्क्स मिलेंगे। तो आर्गुमेंट बिल्ड करने के लिए और एक ऑथेंटिक जो आपका आर्गुमेंट है उसके लिए आपको चाहिए होते हैं रिसर्च पेपर्स। तो इसमें आपने क्या करना है,
एक्चुअली जो लोग चैट में कर रहे हैं, मैं चैट ओपन नहीं कर रही, तो आप अगर माइक ओपन करके तो मुझे बता दें इफ देयर इज एनी क्वेरी। हैंड रेज करें और जो एडमिन है वो आपका जो माइक है उसको ओपन कर देंगे, आप बोल के मुझसे पूछ लें, क्योंकि मैं चैट जो है ना वो साथ साथ नहीं पढ़ सकती। सो नेक्स्ट जो है वो आपने ये करना है कि रिसर्च पेपर जो है वो आपने डिफरेंट हर टॉपिक पे आपको रिसर्च पेपर मैं भी सेंड कर दूंगी, आपने खुद भी अगर आप करना चाहें तो आपने ये करना है कि उधर रिसर्च गूगल पे जाके आप लिखेंगे ना टॉपिक का नेम, जिस तरह फेमिनिस्ट मूवमेंट्स है या फिर स्टेटस ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान, साथ आप लिखें पीडीएफ। उससे क्या होगा कि आपको जो जितने भी उस पर पीडीएफ रिसर्च पेपर होंगे ना वो मिल जाएंगे। आपको ये भी जो भी शॉर्ट सा है या आपको इजी लगता है वो आप देख लें, उसको एक बार स्किम थ्रू करें, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप एक या दो जो है वो मैक्सिमम दो आप पढ़ लें किसी एक टॉपिक के। उससे क्या होगा कि आपका जो आर्गूमेंट है वो अच्छा बिल्ड हो जाता है। और तीसरा काम ये करना है कि अगर आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं इसमें, तो जो करंट चल रहा है ना सिनेरियो जो चल रहे हैं पाकिस्तान में या फिर मोस्टली इन द पाकिस्तानी सोसाइटी, या फिर बाहर भी अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके लिए बेस्ट आप वैसे ही पढ़ रहे होंगे डांस, तो बस वो आपने थोड़ा सा ये करना है कि जेंडर को माइंड में रख के आपने जो भी कुछ की होंगी ना चीज़ें, जो आर्टिकल्स होंगे तो उनको आपने थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। उसमें से जो आपको रेफरेंस मटेरियल मिलता है या फिर आपको कोई आर्गूमेंट मिलता है तो उसको कोशिश करें कि किसी रजिस्टर में या कहीं पे भी आप उसको लिख लें ताकि आपको आइडिया रहे। और अच्छा, ये बुक्स एंड नोट्स हो गई। उसके बाद ये है कि आई विल सजेस्ट कि आप जो है वो शॉर्ट नोट्स बनाएं अपने। लॉन्ग नोट्स तो मैं नहीं सजेस्ट करती, क्योंकि उसमें वो आप बस जो है कि अपनी चीज़ें जो आपको समझ आ रही हैं उसमें से कॉन्सेप्ट लें, आप रीडिंग करें जो आपके पास मटेरियल है, और फिर क्या करें कि आप उसमें से शॉर्ट जो आपको समझ आता है वो आप उसके शॉर्ट नोट्स बना लें, एज अ पॉइंट्स आप बना लें, ताकि फिर आपको एक तो ओके, यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, अब Yes. आप जो कुछ ओके ओके नेक्स्ट जो है वो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं फॉर गुड स्कोरिंग। इसमें क्या करना है कि आपने कोई बहुत मुश्किल लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी, ये आप एज अ होल सीएसएस के लिए समझ लें। सिंपल और अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज जो है उसमें आपने अपनी थॉट्स को लिखना है। और जनरल स्टडीज ऐसा सब्जेक्ट है उसमें आपने जो अपना आप जितना ज़्यादा अपनी थॉट्स उसको बताएंगे इतने ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। फिर आपने क्या करना है कि रेफरेंसेस देने हैं रिनाउंड ऑथर्स और बुक्स। वो तो आप जब बुक रिव्यूज जो मैं आपको बताऊंगी उनसे भी आपको मिल जाएगा। उसके अलावा आप ऐसे करें कि हर टॉपिक में दो दो रेफरेंसेस जो है ना उनको याद कर लें, ताकि आपको उस टॉपिक पे कोई भी क्वेश्चन आए तो आपने उसमें वो दो चीज़ें जो है ना वो लाजमी करनी है। इससे होता है कि आपका क्वेश्चन स्टैंड आउट होता है। और तीसरी चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपने जो अपनी सराउंडिंग है, अपनी सोसाइटी है, उसमें आपने जो पाकिस्तानी सोसाइटी में जो आपके इर्द गिर्द चीज़ें हो रही हैं उसमें से आपने एग्जांपल्स देनी है, एग्जांपल कोट करनी है अपनी वर्डिंग में। तो उससे आपको मतलब उसको पता चलेगा कि यू हैव एन कीन ऑब्जर्वेशन और आपको चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग है। ठीक, अब क्लास के टाइम रह गया तकरीबन 4 मिनट, इसके बाद ये मीटिंग ख़त्म हो जाएगी आई थिंक। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़, ये 4 मिनट हैं, अब क्वेश्चंस ले लेते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है? Hello, ma'am. जी Am I audible? जी जी। मैम, पूछना ये था कि मेरे पास HSM और जेंडर स्टडीज गाइड है, सो इज इट ओके टू यूज गाइड्स एंड मतलब होली सोली प्रिपरेशन के लिए इस तरह तो मतलब एक ये है कि सिलेबस का पता चल जाएगा और एक कंसाइज और कंप्लीट मटेरियल मिल जाती है। सो डू यू रिकमेंड प्लीज HSM पब्लिशर्स की जो जेंडर स्टडीज है? मुझे आपकी वॉइस जो है ना वो डिस्टॉर्टेड हो गई है कौन सी आप पूछ रहे हैं, नोट्स या बुक्स, किसका पूछ रहे हैं? मुझे सही समझ नहीं आई।
जी जी, ये HSM वाली जेंडर स्टडीज है मैम। सो डू यू रिकमेंडेड, मतलब ये सिलेबस भी अब पता चल जाता है और कंसाइज और कंप्लीट मटेरियल मिल जाता है। सो हाँ डू वो यू ये रिकमेंड? मैं ये कह रही हूँ कि आप कोई भी गाइड बुक जो आपको लगता है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग है, आप उसको खोल के देखें। जब आप लेने जाएं उसको खोल के देखें, उसमें से आप एक दो चीजें पढ़ें, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको उसकी समझ आ रही है या नहीं। तो आप कोई भी ले लें, वो आपको सही हो जब गया। FPSC के सिलेबस के अकॉर्डिंग है तो आप वो ले लें। अगर आपको ठीक लग रही है तो आप ले लें, लेकिन आपने फोकस ये करना है कि आप साथ में रिसर्च पेपर और जो मैं ये कह रही हूँ कि जो आर्टिकल्स आते हैं डॉन वगैरह में, उनको आप साथ साथ पढ़ते रहें और लेक्चर लें, तो फिर आई होप अच्छा कवर हो जाएगा। ठीक हो गया मैम, थैंक यू वेरी मच। ओके, कोई और क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है तो नेक्स्ट जो हमने फर्स्ट टॉपिक जो है इंट्रोडक्शन टू जेंडर स्टडीज, वो हमने आज कवर करना है। तो आई 10 मिनट ब्रेक ले लें, उसके बाद हम उसको स्टार्ट करते हैं। ओके ओके मैम।